जीवन के सफ़र में हमें कई लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें कोई अपना तो कोई बेगाना होता है। पर कभी कभी कुछ ऐसे बेगाने मिल जाते हैं जिन पर हमें अपनों से भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है। भरोसा करना भी मजबूरी हो जाता है, क्योंकि भरोसे के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकता है। आज के कहानी में इसी जीवन के सफ़र में दो लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ज़िंदगी साथ बिताने का इरादा कर लेते हैं। लेकिन समय के पहिया में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। छत्तीसगढ़ का एक शहर पड़ता है जांजगीर चंपा, और इसी जांजगीर चंपा के 18 नंबर वार्ड का रहने वाला गोपाल शर्मा, पत्नी का नाम जानकी शर्मा। गोपाल के टोटल 2 बच्चे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम इशिका शर्मा, जिसकी उम्र है 21 साल। बेटे का नाम आर्यन शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। गोपाल, जो कि पेशे से एक पत्रकार है, एरिया में अच्छा खासा उसका नाम भी है, कई लोगों से जान पहचान भी है। इशिका, जो LLB की पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही अपने पिता के रास्तों पर उतर जाती है और फिर पत्रकारिता करने लगती है। पत्रकारिता करने के लिए यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करती है, अपने एरिया के तमाम न्यूज़ों को कवर करती है और इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लोगों के सामने अपने खबरों को पहुंचाती है। लेकिन इशिका जैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरती है, तब इशिका को मालूम चलता है कि ये काम वो अकेले कर ही नहीं सकती है। पत्रकारिता के दौरान ही इशिका की मुलाकात रोहन पांडू से होती है। रोहन पांडू, जो कि बिलासपुर ज़िले के थाना भदौरा का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। पत्रकारिता करने के दौरान ही रोहन और इशिका की जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से रोहन और इशिका दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। इशिका जहां रिपोर्टिंग का काम करने लगती है, तो वहीं पर रोहन असिस्टेंट बतौर काम करने लगता है। देखते ही देखते लगभग 6 साल का समय गुजर जाता है। इन 6 सालों में इशिका अच्छा खासा नाम भी कमा लेती है। बात कर रहा हूँ मैं 12 फरवरी 2023 की। इशिका के माता पिता कुछ दिनों के लिए कोरबा चले जाते हैं, लेकिन जब कोरबा पहुंचते हैं तो अगले दिन 13 फरवरी 2023 को सुबह सुबह गोपाल अपने बेटे आर्यन के नंबर पर फ़ोन करता है। रिंग तो जारी है, लेकिन आर्यन फ़ोन नहीं पिक कर रहा है। कई बार फ़ोन करने के बावजूद जब आर्यन फ़ोन नहीं पिक करता है, तो गोपाल अपनी बेटी इशिका के नंबर पर फ़ोन करता है। इशिका के भी नंबर पर रिंग जारी है, लेकिन इसका भी फ़ोन नहीं उठा रही है। दोनों के नंबर पर जब कई बार फ़ोन करता है, दोनों जब फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए अब गोपाल को कुछ अटपटा लगता है। अपने कॉलोनी के गार्ड रघु के नंबर पर फ़ोन करता है सुबह के 10 बजे के आसपास, और कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों के नंबर पर सुबह से कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शायद वो दोनों सो रहे होंगे। मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम घर पर जाओ और मेरे बच्चों से बात कराओ। रघु 11 बजे के आसपास गोपाल के घर पे जाता है, तो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर जब एंट्री करता है, तो अंदर का नज़ारा देखकर रघु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इसका अपने ही कमरे के बेड पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, और आर्यन बगल के कमरे में काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। रघु जैसे ही इस तरह की नज़ारा देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। आवाज़ें जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, काफ़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर रघु तुरंत ही गोपाल के नंबर पर फ़ोन करता है और सारी जानकारी गोपाल को देता है। जैसे ही इस बात की जानकारी गोपाल और उसकी पत्नी को मालूम चलता है, बेतहाशा उठते हैं और रघु से कहते हैं कि हम तुरंत ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने घर के लिए। तभी कॉलोनी का एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, इशिका की डेड बॉडी को जब चेक करती है, तो पता चलता है कि इशिका की गला दबा करके हत्या की गई है, क्योंकि उसके गले पे निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लुटेरे घर में आए थे लूट के इरादे से। इशिका ने जब उनका विरोध किया, तो उन लुटेरों ने इशिका की हत्या कर दी और घर के कुछ सामान लूट करके चले गए। पुलिस सबसे पहले आर्यन को जगाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से आर्यन को जगाया जाता है। आर्यन जैसे ही होश में आता है, सच्चाई जब मालूम चलता है, अपनी बहन को इस स्थिति में देखता है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। पुलिस आर्यन से इन सब के बारे में पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। तो आर्यन कहता है कि साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम सब ने रात में एक साथ ही खाना खाया था और खाना खाकर हम सब सो गए थे, लेकिन रात में ये किसने किया है हमें कुछ नहीं मालूम है।
आर्यन जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस आर्यन से पूछती है कि क्या इस घर में तुम दोनों के अलावा कोई और भी आया था क्या। इस पर आर्यन कहता है कि साहब दीदी का एक दोस्त है जिसका नाम है रोहन पांडु। रोहन अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ आया था। उन्होंने होटल से खाना लाया, हम चारों साथ बैठ करके खाना खाए। उसके बाद से रोहन और उसका दोस्त राजेंद्र अपने घर चले गए और फिर मैं और दीदी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अब पुलिस सबसे पहले इसका की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को मालूम था कि इसका पत्रकार है, उसके पिता भी पत्रकार है। इससे पहले कि यह खबर लोगों के अंदर खलबली मचाए, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से शासन प्रशासन के ऊपर दबाव पड़े, पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस को लगता है कि इसका के साथ आखिरी वक्त बिताने वाला उसका दोस्त रोहन पांडु है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करते हुए रोहन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। रोहन के घर पे जब जाती है तो पता चलता है कि रोहन अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि रोहन अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, पुलिस को कहीं ना कहीं रोहन के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए अब पुलिस रोहन की हर जगहों पर तलाशी करना शुरू कर देती है और आखिरकार उसी दिन ही शाम के वक्त मुंगेली एरिया से रोहन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर रोहन से इसका के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। रोहन भी पुलिस के बिना सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रोहन बताता है कि वो बिलासपुर ज़िले के थाना भदौरा का रहने वाला है। रोहन भी पेशे से पत्रकार है। पत्रकारिता के दौरान ही रोहन की मुलाकात इसका से होती है। उसके बाद से रोहन और इसका दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। काम करते करते दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। रोहन और इसका के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, दोनों शादी करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन इसका ये सारी बात अपने माता पिता से बता देती है। शादी का प्रपोजल जब अपने माता पिता के सामने रखती है, इसका के माता पिता भी रोहन को पसंद कर लेते हैं और इस शादी का मंजूरी दे देते हैं। फिर समय जब गुजरने लगता है, दोनों एक साथ जब काम करने लगते हैं, आए दिन अब हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार इस कदर से शुरू हो जाता है कि आखिरकार एक दिन दोनों अलग हो जाते हैं। रोहन अलग काम करने लगता है और इसका अलग काम करने लगती है। 12 फरवरी 2023 को रोहन इसका के नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी गलतियों को माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। इसका कहती है कि मैं तुमसे मुलाकात करना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन रोहन काफ़ी गिड़गिड़ाता है और कहता है कि एक बार मिल लो, हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो इसका कहती है कि ठीक है, हम मिल लेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मम्मी पापा कोरबा गए हैं, जब वो आ जाएंगे हम फिर दोनों मुलाकात कर लेंगे। इसका जैसे इस तरह की बातें कहती है, रोहन खुशी के मारे झूम उठता है और इसका से कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं तुरंत तुम्हारे घर पे आता हूँ, हम कहीं बाहर होटल में खाना खाने के लिए चलते हैं और हो सके तो हम फिल्म भी देखने चलेंगे। इससे पहले कि इसका मना करे, रोहन फ़ोन कट कर देता है और फिर रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास अपने दोस्त राजेंद्र के साथ इसका के घर पे पहुंचता है। जैसे ही इसका के घर पे पहुंचता है, इसका भी जब अपने सामने रोहन और राजेंद्र को देखती है, मुस्कुरा करके काफ़ी खुशी से दोनों को अंदर बुलाती है। तीनों जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, तीनों बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। रोहन इसका से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कोरबा क्यों गए हैं। इससे पहले कि इसका कोई जवाब दे, उसके नंबर पे एक फ़ोन आ जाता है और इसका फ़ोन पे बात करने लगती है। इसका रोहन के सामने ही काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात करती है। बात करते वक्त काफ़ी हंसती है, मुस्कुराती है और बीच बीच में कभी रोहन के तरफ देखती भी है। लेकिन काफ़ी देर तक जब हंस मुस्कुरा करके फ़ोन पे बात करती है, रोहन एकदम से आग बबूला हो उठता है। इसका जैसे ही फ़ोन रखती है, रोहन काफ़ी गुस्से में उठ खड़ा होता है और इसका से कहता है कि तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे सामने ही किसी दूसरे लड़के से काफ़ी देर तक बात ही नहीं कर रही हो, बल्कि काफ़ी हंस मुस्कुरा करके बातचीत कर रही हो। रोहन जैसे इस तरह की बातें कहता है, इसका भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले हो, इस तरह की बात कहने वाले। इस पर रोहन कहता है कि हम दोनों की शादी तय हो गई है, हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों के बीच में बंधन भी है। लेकिन इसका कहती है कि जिसने मुझे पैदा किया, आज तक उन्होंने मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया, तो तुम मुझे क्यों बंधन लगा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब दोनों में बातचीत होना शुरू होता है, झगड़े तकरार जब शुरू हो जाता है, राजेंद्र दोनों का बीच बचाव करता है और कहता है कि इस मैटर को ख़त्म करो। रोहन भी कहता है कि मैं 2 महीने बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे बात ना करके मेरे सामने ही अपने दोस्तों से बात कर रही हो।
इसका कहती है कि तुम्हारे जैसे कई सारे मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा उनसे बातचीत करती हूँ और तुम उन लोगों को लेकर के मुझसे झगड़े तकरार मत करो। रोहन कहता है कि इन सारी बातों को ख़त्म करो, चलो बाहर कहीं हम होटल में खाना खाते हैं। इसका कहती है कि मेरा मूड नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। इस पर राजेंद्र कहता है कि क्यों ना हम दोनों बाहर चलते हैं और होटल से खाना घर ही पे लेकर आते हैं और फिर हम सब साथ मिल करके खाना खाएंगे। इसका भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम लोग बाहर जाओ और होटल से खाना लेकर आओ, हम सब साथ बैठ करके खाना खाएंगे। रोहन और राजेंद्र रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास घर से निकलते हैं होटल से खाना लाने के लिए। लेकिन रास्ते में जब जाते हैं रोहन उन्हीं सारी बातों को याद करने लगता है और अपने दोस्त राजेंद्र से कहता है कि इसका के पर निकल गए हैं, मुझे उसे सबक सिखानी पड़ेगी। दरअसल इसका मुझे इस तरह की धोखा नहीं दे सकती है। जब इस तरह की बातें रोहन अपने दोस्त राजेंद्र से कहता है, राजेंद्र भी कहता है कि इसका वाकई में तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारे साथ साथ न जाने कई लड़कों के साथ में उसने दोस्ती कर लिया है। राजेंद्र भी जब पॉजिटिव आंसर देता है रोहन गुस्से के मारे एकदम तिलमिला जाता है और कहता है कि मैं इसका को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में ही रोहन इसका को सबक सिखाने का सोच लेता है। होटल से जा करके जब दोनों खाना पैक करवाते हैं अपने षड्यंत्र के तहत मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ से नींद की गोलियाँ खरीद लेता है। साथ ही साथ शराब की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से शराब खरीदते हैं और घर पहुँचने से पहले ही रोहन और राजेंद्र कहीं बैठ करके जमकर शराब पीते हैं और फिर रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास इशिका के घर पे पहुँचते हैं। इशिका के घर पे पहुँचने के बाद रोहन, उसका दोस्त राजेंद्र, इशिका और उसका भाई आर्यन चारों एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन खाने के दौरान ही रोहन आर्यन के खाने में नींद की गोलियां मिला देता है, जिसे खाने के बाद आर्यन काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। इसका भी जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है फिर से उसके नंबर पे किसी उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और फिर से इसका अपने दोस्त से हंस हंस के बातें करने लगती है। रोहन जब अपने सामने इशिका को फिर से फ़ोन पे बातचीत करते हुए देखता है, खास करके जब देखता है कि इशिका काफ़ी हंस हंस करके बातें कर रही है, इसे देख करके रोहन को अब बर्दाश्त नहीं होता है। इशिका जैसे ही फ़ोन रखती है रोहन फिर से एकदम झल्ला उठता है और इशिका से कहता है कि तुम चाहती क्या हो मेरे से। इस पर इशिका कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद नहीं करूँगी। रोहन कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। इशिका कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन मैं अपने करियर में पहले आगे बढ़ना चाहती हूँ, जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। रोहन कहता है कि तब तक मैं क्या करूँ। इस पे इशिका कहती है कि तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा, अगर इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। इशिका जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, इसे सुन करके रोहन को बर्दाश्त नहीं होता है और फिर इशिका के ऊपर कई सारे थप्पड़ लगा देता है। इशिका जब अपने आप को बचाव की कोशिश करती है तो रोहन तुरंत ही इशिका की गला पकड़ लेता है। इशिका जब उसका विरोध करती है तो रोहन का दोस्त राजेंद्र भी इशिका के दोनों पैर पकड़ लेता है और फिर राजेंद्र और रोहन दोनों मिल करके इशिका की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। इसके बाद से रोहन और राजेंद्र दोनों अपने आप को बचाने के लिए इशिका के घर से कुछ गहने चुरा लेते हैं और फिर इशिका के स्कूटी लेकर उसी रात को मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन रोहन जब वहाँ से निकलता है तो अपने घर नहीं जाता है, बल्कि रायगढ़ अपने एक दोस्त के यहाँ चला जाता है और फिर रायगढ़ से शिव नारायण जाता है, शिव नारायण से कवर्धा जाता है और कवर्धा से मुंगेली के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही मुंगेली में पहुंचता है पुलिस उसे धर दबोच लेती है। वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस रोहन के तहरीर पर उसके दोस्त राजेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और फिर 14 फरवरी 2023 को पुलिस इन्हें अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।